Welcome to you friends. Step for Special. Today in this video we will discuss paper 4 unit. ये वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल और सहयोगी रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. यूनिट 3.5 डेवलपिंग रिसोर्स रूम एंड रिसोर्स फैसिलिटीज़. अब यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से जो रिसोर्स रूम है उसको बनाया जाए और उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको किस प्रकार से विकसित किया जाए. आइए इसके बारे में जानते हैं. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समेकित शिक्षा में रिसोर्स रूम का सबसे अधिक महत्व होता है. अब यहाँ पर बताया गया कि विशेष बच्चे होते हैं जो उनके लिए रिसोर्स रूम का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वहाँ पर जो TLM मटेरियल्स हैं उनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो सब का सब अवेलेबल रहता है. आगे बताया गया है रिसोर्स रूम से तात्पर्य किसी विद्यालय में एक सेपरेट रूम से है जिसमें विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं. अब यहाँ पर बताया गया कि जो रिसोर्स रूम होता है वो पूरे विद्यालय में एक सेपरेट रूम होता है जिसके अंदर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से मटेरियल रखा जाता है. इसे हम रेमेडियल क्लासरूम भी कह सकते हैं. इसको हम उपचारात्मक शिक्षा भी कह सकते हैं. आगे दिया गया है जिसमें विशेष शिक्षक स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की आवश्यकता को आइडेंटिफाई करता है और उन आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और इसके लिए वह कभी कभी अनरिहैब प्रोफेशनल्स की भी सहायता लेता है. रिसोर्स रूम में इंडिविजुअल या फिर मैक्सिमम एक साथ 5 बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रिहैब टीचर होता है वो कई बार अनरिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी भी हेल्प लेता है और रिसोर्स रूम में इंडिविजुअल बच्चे के साथ साथ कई बार एक से अधिक 5-6 बच्चों की क्लास भी लेता है. वो बच्चों को शिक्षण कराता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए. विशेष शिक्षक यानी कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों का एजुकेशनल मेन स्ट्रीम के लिए रिसोर्स रूम की सहायता ली जाती है. बच्चे की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता को IEP के द्वारा रिसोर्स रूम में पूरा किया जाता है. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन का मेन स्ट्रीमिंग है उनके जो शिक्षा में पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए और जो उसका किसी भी अधिगम में किसी भी टॉपिक पर उसका जो एक कमज़ोर एजुकेशन है उसको IEP के द्वारा रिसोर्स रूम में पूरा करवाया जाता है. ये इसमें बताया गया है. आगे दिया गया है रिसोर्स रूम डेवलप करने के लिए सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि वह किस विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होगा या फिर सभी प्रकार के विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होगा. अब यहाँ पर बताया गया कि रिसोर्स रूम डेवलप करने से पहले सबसे पहले बच्चों की जो कैटेगरी है जो दिव्यांगता की टाइप है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चे आएंगे या फिर कुछ ही यूनिक आएंगे या फिर ओवरऑल सब प्रकार की दिव्यांगता के बच्चे आएंगे. ये सब ध्यान में रखना चाहिए. अब यहाँ पर बताया गया है यानी कि हमें अनकैटेगरिकल रिसोर्स रूम डेवलप करना है या मल्टी कैटेगरिकल रिसोर्स रूम डेवलप करना है. अब यहाँ पर वही वाली बात कही गई. यूनिक कैटेगरी मतलब एक तरह की विकलांगता, जैसे कोई भी HI बच्चा है उसके लिए या फिर VI बच्चा है उसके लिए या फिर जो स्लो लर्नर बच्चा है उसके लिए. मल्टी कैटेगरी में आते हैं कि सब प्रकार के बच्चों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. इसमें दिया गया है जिस श्रेणी का हमें संसाधन कक्ष डेवलप करना हो उस श्रेणी के बच्चों से संबंधित शैक्षिक व पुनर्वास की आवश्यकता की पूर्ति हेतु समस्त सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए. अब यहाँ पर बताया गया है कि जिस भी कैटेगरी के हम बच्चों का वहाँ पर रिसोर्स रूम बना रहे हैं उनकी आवश्यकता के लिए पुनर्वास के लिए जो भी नीड्स होती हैं जो भी आवश्यकता होती है उन सब की सब उपलब्धता वहाँ पर होनी चाहिए. उसकी सामग्री की लिस्ट बना लेनी चाहिए जिससे उसका प्रबंधन करने में आसानी हो जाए. आइए इसमें आगे जानते हैं क्या दिया गया है. अब इसमें आगे दिया गया है जो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए अगर हम क्लासरूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो कैसा हमें करना चाहिए, किस प्रकार से
हमें मटेरियल्स को सिलेक्ट करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में जानते हैं। जब हम HI बच्चों के लिए रिसोर्स रूम विकसित कर रहे हों तो उसमें वे सामग्री होनी चाहिए जो हेयरिंग एड यूजर के लिए भी हेल्पफुल हो और साइन लैंग्वेज यूज़ करने के लिए भी यूज़र के लिए भी हेल्पफुल हों, जैसे साउंड प्रूफ रूम, ऑडियोमेट्री, TLM, डिस्प्ले स्क्रीन, साइन लैंग्वेज CDs, लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट, फोटो आर्टिकुलेशन टेस्ट, स्पीच ट्रेनर, हेयरिंग एड्स, ग्रुप एम्प्लीफिकेशन सिस्टम के साथ साथ दूसरे रिहैब प्रोफेशनल द्वारा यूज़ किए जा रहे इक्विपमेंट्स, जिससे आवश्यकता पड़ने पर बच्चे का साइकोलॉजिकल असेसमेंट के साथ साथ स्पीच एंड हियरिंग का भी असेसमेंट किया जा सके। अब यहाँ पर बताया गया जो भी सामान बच्चे के लिए चाहिए होता है उसकी लिस्ट बनाई गई है, और कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स भी होने चाहिए जिससे बच्चे का साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हो सके और उसको हियरिंग एंड स्पीच का असेसमेंट भी किया जा सके। इस प्रकार के टूल्स की यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है जो कि HI बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। और नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर कि जो हम मल्टी डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए अगर रिसोर्स रूम की यूनिट बना रहे हैं तो वो हमें कैसे डिज़ाइन करनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। मल्टीपल बच्चों की जो यूनिट है उसको डिज़ाइन करने के लिए कैसे कैसे हमें पॉइंट्स सेट करने हैं वो सब देखिए यहाँ पर। जैसे रिसोर्स रूम यूनिट डेवलप करते समय किसी एक डिसेबिलिटी पर फोकस ना करके सभी प्रकार की डिसेबिलिटी पर फोकस करना होता है, और रिसोर्स रूम में वे सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए जो कि अलग अलग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके अलावा रिसोर्स रूम में कार्य करने वाला विशेष शिक्षक भी इस प्रकार के प्रशिक्षित होना चाहिए कि वह सभी प्रकार के बच्चों को डील कर सके। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम मल्टी डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए रिसोर्स रूम का गठन कर रहे हैं तो वहाँ पर होना चाहिए कि जो सब प्रकार की डिसेबिलिटी है उनको ध्यान में रखकर रिसोर्स रूम के मटेरियल का सिलेक्शन किया जाए, और वहाँ पर जो स्पेशल एजुकेटर है वो भी ऐसा हो सके कि उस सब प्रकार के डिसेबिलिटी वाले बच्चों को डील कर सके, उनको एक्टिविटी करवा सके। ये यहाँ पर सबसे ज़रूरी दिया गया है।